हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी से उर्दू पढ़ना व लिखना सीखें। बेशक आपने अगर ये वीडियो पूरी वॉच कर ली तो आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी उर्दू से रिलेटेड। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था अलिफ बे ते से लिखना बोर्ड पर, और उनकी आवाज़ें भी बताई थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जो जो चीज़ें उर्दू पढ़ने के लिए या लिखने के लिए मेन होती हैं, जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तफसील से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई स्टेप भी मिस ना हो। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी किन्हें कहा जाता है? हरूफ तहज्जी में हरूफ कितने प्रकार के होते हैं? हरूफ तहज्जी में स्वर को क्या कहते हैं? व्यंजन को उर्दू में क्या कहते हैं? इनके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें, ताकि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं हम सबसे पहले हरूफ तहज्जी हम किसे कहते हैं। हरूफ तहज्जी से मुराद है, जैसे कि हिंदी में एक वर्णमाला होती है जिसे कि हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं, इसी तरह से हम उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। अब हरूफ तहज्जी क्या है? हरूफ तहज्जी में कुल हरफ़ों की संख्या 39 होती है, परंतु कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हरूफ तहज्जी में अलग से कोई हर्फ नहीं दिया गया है। उन हरूफों को मखलूत हरफ कहा जाता है। जब हम हरूफ तहज्जी के कुछ अक्षरों में दो चश्मियाँ जोड़ते हैं तो मखलूत हरूफ बन जाते हैं। दो हरफों से मिलकर बनने वाले एक हरफ को मखलूत हर्फ कहा जाता है, यानी कि इसे आप संयुक्त हरफ का जोड़ा कह सकते हो। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो हिंदी में, जैसे फे लिखा हुआ है, थे लिखा हुआ है, खे है, घे है, ध है, ठ है और ढ़ है, छ है, भ है, ज है और ढ है। इनके लिए कोई एक हरूफ नहीं होता। अब देख सकते हैं आप उर्दू में मैंने ये मिसालें भी लिखी हुई हैं। ये ढ लिखा हुआ है, ये झ लिखा हुआ है, ये च लिखा हुआ है। ऐसे ही ये सारे मखलूत हरूफ होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे और तफसील से इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी वॉच करें। जैसे कि लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर, ये हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं चूँकि ये दो हरफों से जुड़े होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है आपका जोड़ा। तो मखलूत हरूफ की बारे में तो आप जान ही गए हैं, और जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं मखलूत हरूफ की कुल संख्या। उर्दू के अंदर मखलूत हरूफ की जो संख्या होती है वो 11 होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और हरूफ तहज्जी में हरूफों की कुल संख्या 39 होती है। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कुल हरूफ हमारे पास जो आते हैं वो 50 आते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है। अब जानते हैं उर्दू में आगे बढ़ने से पहले हम हिंदी के स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उर्दू पढ़ने व लिखने के लिए। तो जानते हैं स्वर क्या होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वर उन अक्षरों को कहा जाता है जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 13 है।
ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जिनके नाम क्रमशः दे सकते हैं, ये ए है, मैंने जूम कर दिया है, देखिए आप, आ, ये ई, ये ई, ये उ, ये ऊ, ये ए, ये ऐ। जब ए के ऊपर 2 मात्रा लगती हैं तो ऐ पड़ा जाता है। ये ओ है, ये औ, इससे औ की आवाज़ आती है। ये अंग, ये आ, इस तरह से पढ़ा जाता है। और ये रे, ये हिंदी वर्णमाला के कुछ स्वर हैं। अब जानते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वह अक्षर जिन्हें बोलने या उच्चारण करने के लिए दूसरे अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यंजन कहलाते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सभी स्वरों के अक्षरों को छोड़कर जो भी अक्षर बचते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कै, ख, ग इत्यादि, इनकी अपनी ध्वनि होती है, लेकिन जब ये स्वरों के साथ मिलते हैं तो इनकी एक अलग ध्वनि निकलती है। अब जानते हैं हम उर्दू में हरूफों के प्रकार। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हिंदी वर्णमाला में वर्ण व अंग्रेज़ी भाषा में अल्फ़ाबेट 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से हरूफ भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर को उर्दू में मुसव्वते कहते हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और अंग्रेज़ी में वॉवेल, देख लीजिए आप, ये स्वर कहते हैं मुसव्वते को। और व्यंजन को कहते हैं कॉन्स्टेंट इंग्लिश में, ये अंग्रेज़ी का वर्ड है, और उर्दू में कहा जाता है मुसम्मते। तो इतनी बात आपको पता चल गई। इनका उर्दू में इम्पोर्टेंस बहुत है। आइए जानते हैं, जैसा कि आपको हेडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुसव्वतें और हरूफ इल्लत। तो हरूफ इल्लत को स्वर भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, ये भी जैसे कि हमने हिंदी के स्वर की परिभाषा दी है, उसी तरह से ये भी है। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। मुसव्वतें या हरूफ इल्लत को हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं। वह हरफ जिसकी मुख से अदायगी करते वक्त या बोलते वक्त किसी और अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, मुसव्वतें कहलाती हैं। उर्दू लिखते समय जब किसी लफ्ज़ में मुसव्वतें किसी हरफ के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं तो उस हरफ की आवाज़ में मुसव्वते की आवाज़ भी जुड़ जाती है, और बोलते वक्त हरफ की आवाज़ में मुसव्वते की आवाज़ को आपस में मिलाकर बोला जाता है। इस प्रकार हरफ की आवाज़ में बदलाव आ जाता है। इस तरह हम उर्दू के किसी भी हर्फ में अलग अलग मुसव्वतें जोड़कर उन हर्फ की अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं। अब मुसव्वतें भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं उर्दू के अंदर। पहला जो है वह है कसीर मुसव्वतें, और दूसरी है कबील मुसव्वतें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। अब कसीर मुसव्वतें आपकी क्या होती हैं? उर्दू में कसीर मुसव्वतों में ज़बर, ज़ेर व पेश को रखा गया है। इन्हें उर्दू में अराब और हिंदी भाषा में मात्रा कहा जाता है। उर्दू में तवील मुसव्वतें क्या होती हैं? उर्दू में तवील मुसव्वतें 4 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम अलिफ, वाव, छोटी ए व बड़ी ए है। इसे हम स्वरों की मात्राएं भी कह सकते हैं। उर्दू में आप इसे मुसव्वतें अराब भी कह सकते हैं। मुसव्वे माने स्वर और अराब माने मात्राएं। तो इसका मतलब हुआ स्वरों की मात्राएं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं, हम कसीर मुसव्वतें के बारे में जानते हैं। हरकत मात्राएं जिन्हें कहा जाता है, आइए देखते हैं। देखते हैं आप, इसे अराब भी कहते हैं। अराब को मात्रा कहते हैं। जिस हर्फ पर हरकत लगी होती है उस हर्फ की आवाज़ में बदलाव आ जाता है। हर एक हरकत से अलग अलग ध्वनि आवाज़ होती है। जैसे कि ज़बर कुछ इस तरह से होता है और ये हमेशा हर्फ के ऊपर लगाया जाता है, और इससे जो आवाज़ निकलती है वो कुछ इस तरह से निकलती है।
बे ज़बर बा। देख सकते हैं ये हिंदी स्वर ए की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से ज़ेर देख सकते हैं, ज़ेर हमेशा इस तरह बनता है और ये हमेशा हरफ के नीचे लगाया जाता है और इससे जो आवाज़ निकलती है वो हिंदी की छोटी ई की मात्रा की आवाज़ निकलती है, जैसे बे ज़ेर बी पड़ जाएगा। इसी तरह से आप पेश है, पेश कुछ इस तरह से बनता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, और ये भी हमेशा हरफ के ऊपर ही होता है और इसकी जो आवाज़ निकलती है वो हिंदी की छोटे ऊ की आवाज़ निकलती है, जैसे कि बेपेश बू। अब ये कुछ हरकतें और हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जज़म, तजदीद, मद। तो आइए जानते हैं हम जज़म के बारे में। तो ये जो पहली हरकत आप देख रहे हैं जज़म, जब ये कुछ इस तरह से होती है और ये भी हरफ के ऊपर लगी होती है। जब ये किसी हरफ पर लगती है तो उस हरफ को साकिन होना पड़ता है या उस हरफ पर हमें रुकना होता है, तो उस हरफ की जो आवाज़ होती है वो स्थिर हो जाती है। जैसे कि ये बे है तो बै पड़ा जाएगा ये। अब बात करते हैं तजदीद। तजदीद कुछ इस तरह से बनती है, दे सकते हैं, और यह जिस हरफ पर लगा दी जाती है उस हरफ को 2 बार हमें पढ़ना होता है उर्दू में। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है अलिफ, बेग पे तजदीद और अलिफ। ये है अब्बा, ये अब्बा लिखा हुआ है, हिंदी मैंने दिखा रहा हूँ मैं। अब जब इसकी हिज्जे करते हैं हम किस तरह करते हैं, बे को हम इससे शुरू के अलिफ से मिलाएंगे, फिर इसके बाद वाले अलिफ से ही मिलाएंगे। तो इस तरह जब हिज्जे करेंगे तो अलिफ बे अब, बे अलिफ बा। तो इस तरह से बे आपकी अलिफ के साथ ही पढ़ी जाएगी, शुरू वाले और आखिरी वाले अलिफ के साथ ही पढ़ी जाएगी। आइए जानते हैं अगली जो है मद। मद जो है अलिफ के ऊपर लगा होता है उर्दू में और ये स्वर आ की आवाज़ हमें देता है। बात करते हैं हम ज़बर की। ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर लगा होता है, ये हमने अभी बताया आपको, और ये हिंदी स्वर ए की आवाज़ देता है। जैसे कि हमें बा लिखना है तो बे ज़बर बा, ता लिखना है ते ज़बर ता, सा लिखना है से ज़बर सा, पा लिखना है पे ज़बर पा, टा लिखना है टे ज़बर टा। तो ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर ही लगता है और इन्हें हम अराब कहते हैं। अराब को हिंदी में कहते हैं मात्राएं। तो देखिए अगली जो है हमारा वो है सा है, देख सकते हैं आप, ये पा पढ़ दोगे आप इसे, पे ज़बर पा। ये टा है, टे ज़बर टा। चलिए अब बात करते हैं हरकत जो अराब है ज़ेर। तो देखते हैं ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे लगाया जाता है, ये आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको, और ये हिंदी अक्षर के जो छोटी की मात्रा होती है उसकी आवाज़ हमें देता है। जैसे कि हमें लिखना है बी, ये हिंदी कुछ मिसालें आपके पास दी गई हैं, बी ती सी पी टी। तो किस तरह से लिखी जाती है ये देखते हैं। जैसे बी लिखना है आपको तो बे के नीचे आप ज़ेर लगाएंगे और इसे जब हिज्जे करेंगे तो बे ज़ेर बी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हिंदी की छोटी की आवाज़ की मात्रा की दे रहा है ये ज़ेर। इसी तरह से ती, ते ज़ेर ती पढ़ा जाएगा। सी तो से ज़ेर सी। पी किस तरह पढ़ेंगे देखिए हम, पे ज़ेर पी। टी पढ़ेंगे किस तरह से, टे ज़ेर टी। तो इस तरह से हम इन्हें अराबों को हरफों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अगला जो अराब है हमारा वह है पेश। पेश हमेशा हरफ के ऊपर लगाया जाता है और जब ये किसी हरफ पर लगाया जाता है तो उसका उच्चारण या बोलते वक्त यह उस हरफ के साथ मिलकर हिंदी वर्णमाला के अक्षर जो छोटे ऊ की मात्रा होती है उसकी आवाज़ देता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं आपके पास, बू, तू, सू, पू, टू। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इनकी हिज्जे करेंगे। जैसे कि पहला हमारा जो लिखा है अक्षर जिसमें मात्रा लगी है बू की, किस तरह से पढ़ेंगे इसे हम देखिए अब, बे पेश बू, ठीक है। ऊ की आवाज़ लेने के लिए इसके ऊपर पेश लगा दिया गया।
इसी तरह से जब हम तू पढ़ेंगे तो ते पेश तू, सू पढ़ेंगे से पेश सू, पू पढ़ेंगे तो पे पेश पू, टू पढ़ेंगे तो टे पेश टू। तो जिन हर्फ पर अराब पेश लगा दिया जाता है वो हिंदी के स्वर ऊ की आवाज़ देता है, ऊ की मात्रा की। अब अगला आता है आपका जज़म। जज़म क्या होता है? जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। जब यह किसी हर्फ पर लगाया जाता है तो उसका उच्चारण करते वक्त या बोलते वक्त उस हर्फ को साकिन कर दिया जाता है। साकिन का मतलब होता है कि उस हर्फ पर हमें ठहरना होता है और जब हम ठहरते हैं तो वह हर्फ की आवाज़ स्थिर हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। जैसे कि इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं, अब, बाल, तुम्हारा, सम, टमाटर। तो इनमें हम देखें कौन से उस पर जज़म लगाई गई है और उससे कैसी आवाज़ हम लेते हैं। तो पहली जो मिसाल है आप देख रहे हो अब, तो अलिफ बे जज़म अब, इसे कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। तो देख रहे हैं आप बे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसकी आवाज़ स्थिर हो रही है, अलिफ बे अब। तो यहाँ पर हमें रुकना होता है जिस पर हम जज़म लगाते हैं, अब। ठीक है, अब इस तरह से आप पढ़ेंगे अलिफ बे जज़म अब। अब अगली मिसाल जो दी गई है वो बाल लिखा हुआ है, तो इसमें लाम पर जज़म लगा हुआ है, तो हमें लाम पर रुकना है। तो ये पढ़ा जाएगा बे अलिफ बा लाम साकिन बाल। अब ये तुम्हारा है तो इससे मीम पर जज़म है, तो तुम्हारा, तो मीम पर हम स्थिर हो रही है मीम की आवाज़। समर लिखना है तो सी मीम रे, इस पर रे पे जज़म है, समर। ऐसी टमाटर है, टे मीम अलिफ टमा, टेरे टर, तो यहाँ पर भी रे की आवाज़ स्थिर हो जाएगी। तो आपने समझ लिया जज़म का इस्तेमाल किस तरह से होता है। अब बात करते हैं जो एक अगली हरकत है हमारी, तजदीद। तजदीद हमेशा हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जब यह किसी हर्फ पर लगाई जाती है तो उसका उच्चारण या बोलते वक्त उस हर्फ को उसके पहले वाले हर्फ व उसके बाद वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके कुछ मिसालें आपके सामने नीचे दिखाई गई हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि अब्बा, अम्मा, सच्चा, कुत्ता, गन्ना। तो जैसे कि हमें लिखना है अब्बा, तो अब्बा हम किस तरह लिखते हैं? हम अलिफ बनाएंगे, फिर बे में अलिफ जोड़ देंगे आ की आवाज़ के लिए, और बे पे लगा देंगे हम तजदीद। तो अब तजदीद को हम दो बार पढ़ेंगे, शुरू वाले अलिफ के साथ भी और बाद वाले अलिफ के साथ भी। अलिफ बे अब, बे अलिफ बा, तो इस तरह से आवाज़ आई अब बा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी तजदीद का क्या इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर। देखिए अब दूसरा जो आपका वो है, मिसाल दी गई है अम्मा, इसको भी आपको इसी तरह से पढ़ना है जैसे कि आपने इसे पढ़ा है अब्बा को। पढ़िए इसे, अलिफ मीम अम, मीम अलिफ माँ, अम माँ, मीम दो बार पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से आप अगली मिसाल दे सकते हैं, सच्चा लिखा हुआ है, से सीन चे सच चे अलिफ चा। इसी तरह से कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता। अब देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया जाता है, ये सिर्फ आपको शुरू में सिखाने के लिए बताया जाता है। इससे आप कत्ता ही पढ़ सकते हो, कित्ता ही पढ़ सकते हो, लेकिन कत्ता और कित्ता पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा और ना ही ये कोई इससे अर्थ निकल रहा है। चूँकि हम काफ पेश ते कुत्ते लिखता, इससे अर्थ निकल रहा है भाई कुत्ता। कुत्ता एक जानवर का नाम होता है। तो इसी तरह से हमें उर्दू अपने अकॉर्डिंग इस पे हरकत लगाकर पढ़नी होती है कि कौन सी हरकत हमें लगानी है इस हर्फ के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पर गन्ना है, तो गन्ना में हरकत हम ज़बर लगाकर पढ़ रहे हैं, गाफ नून ज़बर गन और नून ना, गन्ना। अब अगली हरकत जो आती है आपकी उसे कहते हैं मद, और ये कुछ इस तरह से बनती है और ये सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है उर्दू के अंदर। ये जो है हिंदी के स्वर आ की आवाज़ में देता है।
जब अलिफ के ऊपर मद लग जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आ लिखा है, आम लिखा है, आग लिखा है, आज लिखा है, आस लिखा है। तो चलिए देखते हैं, अगर आ लिखना है, आम किस तरह लिखेंगे। आप अलिफ बनाइए, अलिफ बनाकर उसके ऊपर मद लगाइए और जब इसकी हिज्जे करेंगे अलिफ मद आ। इसी तरह से आम, अलिफ के ऊपर मद लगाइए, अलिफ मद आ, मीम साकिन, आम। तो मीम पर जो हम हरकत लगा रहे हैं वो जिज़म लगाकर पढ़ रहे हैं। आग पढ़ना है हमें, अलिफ के ऊपर मद लगाइए और गॉफ जिज़म औग, ठीक है, आग। आज पढ़ना है, अलिफ मद आ, जीम साकिन आज। आस पढ़ना है आपको, अलिफ के मद लगाइए और से लगाइए। तो आप समझ गए होंगे कि मद का इस्तेमाल सिर्फ अलिफ के ऊपर ही किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। आइए जानते हैं हम तवील मुसव्वतों के बारे में। तवील मुसव्वतें कितने प्रकार की होती हैं? तवील मुसव्वतें आपकी 4 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले ये अलिफ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वाव, छोटी ए और बड़ी ए। इन मुसव्वतों से ही हम हर्फ़ों को लगाकर अलग अलग आवाज़ें हम निकाल सकते हैं, इन 4 तवील मुसव्वतों से ही। और यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको हिंदी में लिखा है, पढ़ के देखते हैं। उर्दू में इन 4 मुसव्वतों से ही हर एक हर्फ पर अलग अलग मुसव्वतें लगाकर उन हर्फ़ों से अलग अलग आवाज़ निकाली जाती है। अब जैसे कि पहली जो हमारी मुसव्वतें हैं वो है आ, ठीक है। किसी हर्फ में आ की आवाज़ लेने के लिए उसमें अलिफ मिला दिया जाता है। अलिफ कुछ इस तरह से बनता है। हर्फ में ओ की आवाज़ लेने के लिए उस हर्फ में वाव मिला दिया जाता है। ऊ की आवाज़ लेने के लिए उस हर्फ में वाव मिला दिया जाता है। ओ और ऊ, इनके लिए वाव का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम वीडियो की मश्क करेंगे, जब आपको इसके बारे में बताएंगे। अब औ की आवाज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, काफ को वाव से जोड़ देंगे और काफ के ऊपर लगा देंगे हम ज़बर। मतलब जिस हर्फ में हमें औ की आवाज़ लेनी है उसके ऊपर ज़बर लगा के उसमें वाव जोड़ दी जाती है तो औ की आवाज़ निकल जाती है। काफ वाव ज़बर काऊ। अब बड़ी ई की आवाज़ लेने के लिए हमें क्या करना है, छोटी ए, उस हर्फ में छोटी ए जोड़ देनी है तो हमारी बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ निकल जाएगी। इसी तरह से हमें ए की आवाज़ लेने के लिए इसे हम बड़ी ए बोलते हैं, इससे हमारी ए की आवाज़ निकलती है। अब हम बात करेंगे जो हिंदी में 2 ए की मात्रा होती हैं उसे उर्दू में उसकी आवाज़ लेने के लिए हम जिन हर्फ़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस हर्फ में एक ए की मात्रा लेनी होती है, उसमें हम छोटी ए को जोड़कर उस हर्फ पर ज़बर लगा देते हैं। जैसे कि मुझे काफ में लेनी थी ए की मात्रा, तो मैंने काफ के ऊपर ज़बर लगाकर उसमें छोटी ए जोड़ दी तो आवाज़ निकल गई आपकी कहीं। जो 2 ए की मात्रा होती है उसकी आवाज़ कुछ ऐ की निकलती है। तो इस तरह से आप किसी भी हरूफ में अगर आपको लेनी हो ए की मात्रा, उस पर आप ज़बर लगाओगे और उसमें छोटी ए जोड़ दोगे तो आप समझ गए होंगे अलिफ से आ की होती है, वाव से ओ की होती है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ मिसालें दिखाई दे रही हैं आ की आवाज़ लेने के लिए। मान लीजिए हमें लिखना है बा, तो बे हर्फ में हम अलिफ जब जोड़ेंगे तो बा की आवाज़ निकलेगी, बे अलिफ बा। तो किसी भी हर्फ में अगर आ की आवाज़ लेनी है तो उस हर्फ में आपको अलिफ जोड़ देना है। इसी तरह से यहाँ का है तो का किस तरह लिखेंगे, कै को उर्दू में हर्फ है काफ, तो काफ में आप अलिफ जोड़ दोगे, काफ अलिफ का। तो इस तरह से आपको आ की आवाज़ मिल जाती है। हर किसी हर्फ में जो आप अलिफ जोड़ोगे तो उसमें आ की आवाज़ मिलाकर वो हर्फ पढ़ा जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे सा, पा, चा,
था, इसी तरह से। अब हम जो तसीम मुसव्वत में जो मुसव्वत हमारी वाव है उसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर वाव हरफ लिखा हुआ है और सामने हिंदी का स्वर ओ लिखा हुआ है। तो वाव हमारा हिंदी के स्वर ओ की आवाज़ किस तरह देता है, देखिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बोना, रोना और धोना। तो बोना लिखने के लिए सिंपल है, बे में आप वाव जोड़ दोगे और नून में आप अलिफ जोड़ दोगे। जैसा कि हमने पीछे बात करी थी, आ की आवाज़ के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, जो अलिफ स्वर होता है उर्दू के अंदर। तो ओ के लिए तो वाव हो गया और अलिफ के लिए आपका क्या हो गया, आ। अलिफ कहीं की आवाज़ देगा, आ की। तो ये पढ़ा जाएगा बे वाव बो नून अलिफ ना, बो ना। तो इसी तरह से जैसा ये लिखा हुआ है नीचे आपका रोना, तो रोना भी सेम आपका इसी तरह से ही लिखा जाता है, रे वाव रो और नून अलिफ ना। अब आप देख रहे होंगे रे और वाव ये दोनों हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं हरफ, ये मिलाकर नहीं लिखे जाते हैं। तो आपको इन बातों का उर्दू में ध्यान रखना है। अब ये लिखा गया है आपका धोना, तो धोना भी सेम आपका इसी तरह से ही लिखा जाएगा। अब आप देखते हो ध के लिए मखलूत हरफ का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बात करी थी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो धे वाव धो नून अलिफ ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाव जो हमारा मुसव्वत है उर्दू की, वो हम किसी भी हरफ पर लगा दें तो ओ की आवाज़ निकाल देगा। जैसे कि अगर को की आवाज़ लेनी है तो काफ वाव को, सो की आवाज़ लेनी है से वाव सो, जो की आवाज़ लेनी है जे वाव जो। तो इसी तरह से हम जिस हरफ पे भी वाव हरकत लगाएंगे उसकी आवाज़ के साथ ही ओ की आवाज़ जुड़ जाएगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ओ की आवाज़ लेने के लिए हिंदी के स्वर की हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो को, कोयल, तो इसके लिए ओ की आवाज़ निकालने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। काफ वाव को और काफ वाव को या ये लाम यल, तो ये पढ़ा गया कोयल। तो उर्दू में कहीं कहीं वाव आपकी ओ की आवाज़ भी देता है और आऊँ की आवाज़ भी देता है। अब देखते हैं आऊँ की आवाज़ निकालने के लिए किस तरह से करते हैं। जब भी किसी भी हर्फ में हमें हिंदी के स्वर आऊँ की आवाज़ चाहिए होती है तो उस हर्फ से के ऊपर हमें ज़बर लगाना होता है और फिर उसमें वाव जोड़ देनी होती है। जैसे काऊ लिखना है तो काफ में वाव जोड़कर उस पर आप ज़बर लगा देंगे तो काफ वाव ज़बर काऊ। तो इस तरह से आऊँ की आवाज़ निकाली जाती है हरफ के अंदर। अब एक मिसाल नीचे दूसरी दी गई है आपकी काउन, तो इसमें भी आप क्या करोगे, काफ बनाओगे और इसमें वाव जोड़ोगे और उसके ऊपर ज़बर लगा दोगे और नून लिख दोगे। तो आप समझ गए होंगे जिसमें भी हमें औ की आवाज़ निकालनी होती है उस हरूफ के ऊपर ज़बर लगा दिया जाता है और उसमें वाव जोड़ दी जाती है। अब बात करते हैं हिंदी के स्वर बड़े ऊ की आवाज़ लेने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं उर्दू में। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें लिखना है मून, तो मून हम किस तरह लिखेंगे, जिस हरफ में हमें ऊ की आवाज़ चाहिए पहले उस हरफ पर पेश लगा देंगे और उसमें वाव जोड़ देंगे। तो मीम वाव पेश मू, फिर नून साकिन मून। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जिस हरफ पे भी हमें बड़े ऊ की आवाज़ लेनी होती है उस हरफ में वाव जोड़कर उसके ऊपर पेश लगा दिया जाता है। इन बातों का आपको ध्यान करना है। मून। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगला जो लिखा गया है खून, तो ये भी इसी तरह से लिखा गया है, खे में हमने पहले वाव जोड़ दी उसके ऊपर पेश लगा दिया। अब ये आप देख सकते हैं हिंदी में बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी ये, इसे बोलते हैं हम छोटी ये, और इस तरह से बनती है ये उर्दू में और हिंदी में आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। तो इसकी अब हम आवाज़ किस तरह लेते हैं, जैसे हर्फ में हमें
ई की आवाज़ चाहिए, बड़ी ई की। तो किस तरह करेंगे हम? हरफ बे में छोटी ए को जब जोड़ेंगे और जब इसकी हिज्जे करेंगे, बे छोटी ए बे की आवाज़ निकलेगी, बे। ये आवाज़ खिंचती है। अब जैसे कि जीम हरूफ में हमें बड़े ई की आवाज़ निकालनी है तो किस तरह निकलेगी? जीम में जब जोड़ेंगे बड़ी ए, छोटी ए, सॉरी छोटी ए है ये, जीम ये जी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जिस हरफ में भी आपको ई की आवाज़ आप निकालोगे उसमें आप इस मुसव्वत यानी स्वर को वाले हरफ को जोड़ देंगे उस हरफ के अंदर। अब बात करते हैं हम हिंदी का अक्षर ई अगर हमें बनाना है तो किस तरह बनता है। जब ये शब्द के आखिर में आता है तो किस तरह से बनता है? इसके ऊपर छोटी ए के ऊपर हमज़ा लगा दिया जाता है। जब इसकी हिज्जे करते हैं हम, हमज़ा छोटी ए ई, ये हमेशा शब्द के आखिर में जब हमारी ये ई अक्षर आएगा जब ही हम बनाएंगे। मिसाल के तौर पर एक इसके नीचे एक लिखा गया है कई, तो ये का कै के बाद आया है, इसलिए इसे इस तरह से बनाएंगे हम। काव बनाएंगे, छोटी ए बनाएंगे और इसके ऊपर हमज़ा बना देंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी ई अक्षर शुरू में आएगा, ई अक्षर से कोई शब्द शुरू होगा तो उसे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे जिस तरह से हमने ऊपर स्क्रीन पर ई आपको बनी हुई दिख रही है। मतलब छोटी ए के ऊपर हम हमज़ा लगाकर नहीं लिखेंगे, उसका लिखने का तरीका अलग होता है जब ई अक्षर शुरू में आता है शब्द के। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक शब्द है ईख। अगर मैं ईख कहूँ तो ईख आप किस तरह लिखेंगे? तो ईख के लिए आप छोटी ए के ऊपर हमज़ा लगा के नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत है और सही नहीं है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो फिर हम किस तरह से लिखते हैं, आइए जानते हैं। इसकी मिसाल मैंने लिखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ईख ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये उर्दू में लिखा हुआ है। अलिफ बनाया है, ये का शोशा बनाया है, फिर काफ बनाया है और काफ में दो चश्मी है को जोड़ दिया गया है। देखिए मैंने जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अलिफ है, ये का शोशा है, ये काफ है, दो चश्मी है। जब इसकी हिज्जे करेंगे, अलिफ छोटी है ई और है ईख, तो ये पड़ा गया आपका ईख। तो आपने समझ लिया जब भी ई की मात्रा, सॉरी ई की मात्रा नहीं, जब ई अक्षर शुरू में आता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अब हमें ये हमारी हिंदी के ए की मात्रा है और ये हमारा ए अक्षर है हिंदी का। आप देख सकते हैं इसे बड़ी ए का उर्दू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम है बड़ी ए। तो देखिए जैसे कि हमें लिखना है, एक एग्जाम्पल दिया गया है के लिखना है हमें, तो के हम किस तरह से लिखेंगे? बड़ी ए को कै के लिए तो आप काफ लोगे, फिर ए की मात्रा के लिए आप इसमें बड़ी ए जोड़ दोगे, तो काफ बड़ी ए के। इसी तरह से मे लिखना है, मीम बड़ी ए मे, बड़ी ए जोड़ दोगे। अब आपको ए हिंदी का ए अक्षर बनाना है, जिसे बोलते हैं हम ए से ऐनक। तो वो किस तरह बनाता है? जब आप इसके ऊपर बड़ी ए के ऊपर हमज़ा लगा देते हो तो ये ए की आवाज़ निकाल देता है। जैसे हमज़ा ए, जब ये हमेशा आखिरी में आएगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि एक लिखा गया है शब्द दाएं, तो दाएं में ए जो है आखिर में आ रहा है। जब ये आखिर में आएगा ए तो किस तरह लिखा जाएगा? आप दाल बनाओगे, फिर आ की मात्रा के लिए आप अलिफ का इस्तेमाल करोगे, फिर ए अक्षर के लिए आप बड़ी ए के ऊपर हमज़ा लगाओगे। तो आप समझ रहे होंगे। ऐसी बाएं भी आपका इसी तरह से लिखा जाता है, बे बनाओगे अलिफ बनाओगे। इसी तरह से ए जो है, जब भी ए से कोई अक्षर शुरू होता है, जब भी ए से कोई शब्द शुरू होता है तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए आप अलिफ लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर आप काफ लिखोगे। तो इस तरह से अगर ए अक्षर आपका शुरू में आता है शब्द के तो इस तरह से लिखा जाएगा। आइए जानते हैं आई की आवाज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं। आई की आवाज़ लेने के लिए
दो ए की मात्रा है ये, इसे हम ऐ पढ़ते हैं। और इसकी आवाज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस हरफ में हमें ऐ की आवाज़ निकालनी होती है उस हरफ में हम छोटी ये को जोड़ देते हैं और उस हरफ के ऊपर ज़बर लगा दिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने एक अक्षर पे ऐ की मात्रा लगाई है, कै के ऊपर दो ए की मात्रा लगाई है, तो जब हम इसे उर्दू में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। कै के लिए हम काफ हर्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो काफ के अंदर पहले आप छोटी ए को मिला दीजिए, फिर काफ के ऊपर आप ज़बर लगा दीजिए। तो जब आप इसकी हिज्जा करते हैं काफ ये ज़बर कई, तो ये ऐ की आवाज़ आपकी निकल जाती है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमज़ा के बारे में। हमज़ा जो है ये हिंदी भाषा के स्वर ए की आवाज़ देता है और ये हमेशा मुसव्वतों, जो मुसव्वतें होती हैं हमारी उर्दू के अंदर, उनके ऊपर ही लगाया जाता है। वाव, छोटी ए और बड़ी ए। हमज़ा अलिफ की तरह ही आवाज़ देता है। जब ये किसी मुसव्वतों के ऊपर लगाया जाता है तो उसकी आवाज़ों में बदलाव आ जाता है। इसी का यही काम है कि ये मुसव्वतों की आवाज़ों में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप पढ़ भी सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है। जब जैसे कि ये एक मिसाल के तौर पर हमें गे लिखा हुआ है, आपको पता है गाँव में अब जब हम बड़ी ए जोड़ते हैं तो ए की आवाज़ निकलती है, गाफ ये गे। ये गी लिखा हुआ है, गाफ में छोटी ए जोड़ेंगे गी। अब हम इसकी सहायता से समझते हैं हमज़ा का। अब जैसे कि आप देख रहे हैं गए लिखा है, इसमें ए अक्षर हिंदी का आखिरी मारा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने गे लिखा था गाफ और बड़ी ए, तो आपको क्या करना है, बड़ी ए के ऊपर जब हमज़ा मिलाओगे तो ये हमज़ा ये ए की आवाज़ निकालेगा, तो ये पढ़ा जाएगा गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहले ये गे पढ़ा जा रहा था और हमज़ा लगाने के बाद इसकी आवाज़ में बदलाव आ गया। तो इस तरह से हमज़ा का इस्तेमाल सिर्फ मुसव्वतों के ऊपर ही किया जाता है। और मुसव्वतें कौन सी होती हैं आपकी, छोटी ए, बड़ी ए और वाव। इसी तरह से गई लिखा गया है, गाफ में छोटी ए मिलाई है और ऊपर हमज़ा लगा दिया गया है, हमज़ा ये ई। तो इस तरह से ये पढ़ा गया गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमज़ा का इस्तेमाल हम मुसव्वतों के ऊपर करते हैं। अब वह लफ्ज़ जिसमें अलिफ हरफ के बाद दूसरे हरफ पर हमज़ा आता हो तो उनकी आवाज़ किस तरह से अदा की जाती है, इसकी कुछ मिसालें नीचे दी गई हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आए, तो ये बाद में आ रहा है हमज़ा आपका, तो देख सकते हैं आप अलिफ ये के ऊपर आप लगा दोगे हमज़ा, आए हो गया। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है बोएं, तो बोएं आप किस तरह लिखोगे, ओ की आवाज़ के लिए बे में वाव जोड़ोगे और ए की आवाज़ के लिए क्या करोगे आप, ये के ऊपर हमज़ा लगा दोगे, हमज़ा ये ए। अब जैसे आ ओ लिखना है तो आ के लिए अलिफ मद आ, जब हम मुसव्वत वाव पर हमज़ा लगाते हैं तो हमज़ा वाव ओ पढ़ा जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आ ओ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमज़ा लगाने से मुसव्वतों की आवाज़ों में बदलाव आ रहा है। तो इसका काम यही है, हमज़ा का काम मुसव्वतों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे लिखा गया है जाऊँ, देख सकते हैं आप जीम अलिफ जा और वाव के ऊपर हमज़ा जाऊँ, देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये खाओ लिखा गया है, खाओ भी आपका इस तरह लिखा जाएगा। काफ बनाई है, दो इसमें ही बनाई है, इसमें अलिफ जोड़ दीजिए आ की आवाज़ के लिए और ओ की आवाज़ के लिए वाव के ऊपर लगा दीजिए आप हमज़ा, हमज़ा वाव ओ। हमज़ा भी अलिफ की तरह ही होता है, ये हिंदी के स्वर ए की आवाज़ देता है। जिस तरह से अलिफ ए की आवाज़ देता है इसी तरह से हमज़ा भी ए की आवाज़ देता है, परंतु ये हरफ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आपको पता होना चाहिए कि हमज़ा को से ना तो कोई लफ्ज़ शुरू होता है और ना ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये मुसव्वतों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि वाव
बड़ी ये, छोटी ये। जब ये इनके ऊपर लगता है तो इनकी आवाज़ों में परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये की लिखा हुआ है। तो हमें कई लिखना है तो आप काफ में छोटी ई जोड़ के उस पर हमज़ा लगाओगे, और जब इसकी हिज्जा करोगे काफ हमज़ा छोटी है ई, तो ये पड़ा गया कई। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मसवते छोटी ई पे जब हमज़ा लगा रहे हैं तो ये हमज़ा इसकी आवाज़ में बदलाव कर रहा है। हमज़ा और अलिफ दोनों ही आपके हिंदी भाषा के स्वर ए की आवाज़ देते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी का जो एक स्वर होता है अंग। जैसे कि किसी शब्द पे हम अंग का बिंदा लगा देते हैं तो उसके लिए हम उर्दू में नून गुनने का इस्तेमाल करते हैं। नून गुनना कुछ इस तरह बनाया जाता है, और जब ये बीच में आता है तो कुछ इस तरह से बनता है इसका आधा शोशा। इसके पेट में एक नुक्ता लगा दिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ, यहाँ, आँख। तो जहाँ में क्या करा है, जे है अलिफ जहाँ हो गया, और जब नून गुन्ना लगा तो आवाज़ निकलती है जहाँ। और अगर नून गुन्ना हटा दें आप तो जहाँ, जहाँ हो जाएगा ये। और नून गुन्ना जब लगाएंगे तो जहाँ, तो एक अंग की जो आवाज़ होती है गले से जो आती है वो आ जाती है। जैसे कि यहाँ, यहाँ। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ये है अलिफ यहाँ हो गया, और यहाँ में जब नून गुन्ना की आवाज़ हम लगाएंगे यहाँ, 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 इस तरह से ये पढ़ा जाएगा। तो नून गुन्ने का आप इस्तेमाल समझ रहे होंगे उर्दू में कि जो हिंदी का स्वर अंग का बिंदा होता है उसके लिए किया जाता है। और जब ये बीच में आता है तो इसका शोशा बनाकर इसके पेट में नुक्ता लगा दिया जाता है। जैसे कि आँख लिखना है तो आँख में जो एक नै की साउंड है वो बीच में आ रही है, तो इसके लिए क्या करा, आ के लिए हमने करा अलिफ पे मद लगा दिया, अलिफ मद आ, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है। इसी तरह से नून का शोशा बनाओगे आप, इसमें काफ जोड़ोगे और दो इसमें ही जोड़ोगे, तो ये पड़ा गया आँख। यदि हम नून का शोशा हटा दें तो ये पड़ा जाएगा आँख, और नून का शोशा लगते ही इसकी आवाज़ हो जाती है आँख, आँख, आँख। कुछ इस तरह से होती है। अब जो है अगला जो आता है हमारा हर्फ, वो हिंदी का स्वर आह की आवाज़ निकालता है। इसे हम छोटी है बोलते हैं, और ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है। इसके कुछ मिसाल आपको नीचे दिखाई गई हैं, ये कितने तरह से लिखी जाती हैं। जैसे यह लिखना है तो यह लिखते वक्त जब हमने ये लिखी, इसमें ये पड़ी, ये झुकी हुई, ये बनती है कुछ इस तरह से। इसका छोटा शोशा होता है। जब ये आखिरी में किसी हर्फ से जुड़ती है तो कहीं कहीं ये झुकी हुई बनती है और कहीं कहीं पूरी बनती है। जैसे कि हमरा में ये पूरी है, हे मीम रे अलिफ हे, तो ये यहाँ पर हमरा में पूरी बनाई गई है, और यह में ये इसका झुकी हुई शोशा बनाया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है उर्दू के अंदर कि किस तरह से ये हे बनती है। अब अगला जो मिसाल है आपकी वह है बहाल। तो बहाल में देखिए हे जो है बीच में आई है, तो ये बीच में किस तरह से जोड़ी गई है आप देख सकते हैं। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। इसमें आड़ी बे लिखी गई है, आड़ी बे और हे, फिर अलिफ, फिर लाम। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हे जो है 3 तरीके से बनाई जाती है, उर्दू लिखते वक्त और पढ़ते वक्त। आपको ध्यान रखना है कि इन तरीक़ों से हे बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं मुसम्मतें। मुसम्मते को क्या कहते हैं? मुसम्मते को हिंदी भाषा में व्यंजन कहा जाता है। उर्दू में वह हरफ जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनि या आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है, या वह हरफ जिन की आवाज़ को मुख से अदा करने के लिए किसी दूसरी आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है, मुसम्मतें कहलाती हैं। जैसे कि बे, ते। इन हरूफों को छोड़कर सारे हरूफ मुसम्मतें या व्यंजन होते हैं। जैसे अलिफ, वाव, ये और बड़ी ये। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि मुसम्मतें किसे कहते हैं।
हुरूफ ताजी में अब देखते हैं पहला जो हर्फ है अलिफ़। अलिफ़ का इस्तेमाल हम हिंदी के स्वर ए के लिए भी करते हैं और हिंदी का अक्षर ए के लिए भी करते हैं और हर्फ में आ की आवाज़ लेने के लिए भी करते हैं। अब इसकी पहली मिसाल आप दे सकते हैं, लिखा गया है अनार। तो अनार में यह हिंदी का ए अक्षर की आवाज़ दे रहा है। अलिफ नून अलिफ अना रे साकिन अनार। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये ए की आवाज़ दे रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हो लिखा गया है बाजा। तो यहाँ ये बे और जीम हरफ में आ की आवाज़ दे रहा है, जो हिंदी का स्वर आ होता है। तो बे अलिफ बा जे अलिफ जा बा जा। इसी तरीके से अलिफ के ऊपर मद, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है, अलिफ के ऊपर ही मद लगाया जाता है और इससे आ की आवाज़ आती है। अलिफ मद आ मीम, मतलब अलिफ में आ की आवाज़ लेने के लिए उसके ऊपर मद लगा दिया जाता है। अलिफ में हिंदी भाषा के स्वर आ की आवाज़ लेने के लिए मद लगा दिया जाता है अलिफ के ऊपर। तो ये 3 मिसालें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा अगला हर्फ जो है वो है बे। बे उर्दू में आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसके नीचे एक नुक्ता होता है और यह हिंदी भाषा के अक्षर बे की आवाज़ देता है। और ये 3 तरीके से लिखा जाता है, जिनकी मिसालें आपको बॉक्स में दिखाई दे रही होंगी। इसे हम पड़ी बे बोलते हैं, इसे आड़ी तिरछी बे बोलते हैं और इसे हम खड़ी बे बोलते हैं। तो यह उर्दू पढ़ते वक्त कुछ इस तरह से लिखी जाती है और लिखते वक्त भी जो हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। जैसे बा लिखना है तो बे अलिफ बा, बा में पड़ी बे, बम में आड़ी बे और बस में खड़ी बे बनाई गई है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो हर्फ है आपका वो है ते। ते जो है बे की तरह ही बनता है, बस इसमें 2 नुक्ते ऊपर लगा दिए जाते हैं और ये हिंदी भाषा के अक्षर तय की आवाज़ देता है। ये भी आपके 3 तरीक़ों से लिखा जाता है, पड़ी थे, आड़ी थे और खड़ी थे। जैसे कि ता तम जो है खड़ी ये आड़ी ते से लिखा गया है और तस जो है खड़ी ते से लिखा गया है। तो इसके भी 3 रूप होते हैं जब हम उर्दू में इसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। अगला जो हर्फ है आपका वो है से। से कुछ उर्दू में इस तरह से बनता है, मगर इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसकी वजह से हम पहचान करते हैं कि ये से है। से के ऊपर 3 नुक्ते और ये हिंदी भाषा के से की आवाज़ देता है। और यह भी 3 तरीके से लिखा जाता है, पड़ी पे, आड़ी या तिरछी पे या फिर खड़ी पे। तो देख सकते हैं पा लिखने के लिए पड़ी पे का इस्तेमाल किया गया है, सम लिखने के लिए आड़ी से का इस्तेमाल किया गया है और सो लिखने के लिए यहाँ पर खड़ी से का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब अगला हर्फ आपका आता है टे। टे जो है कुछ इस तरह से बनता है, बे की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर तोय बनी होती है तो, और ये हिंदी अक्षर टे की आवाज़ देता है। यह भी 3 तरह से लिखा जाता है, जैसे कि टा में पड़ी टे, टम में आड़ी टे और टो में खड़ी टे। तो इस तरह से आपको समझ गए होंगे कि टे के भी 3 रूप होते हैं जब हम इसे उर्दू में लिखते हैं या पढ़ते वक्त। अब अगला जो हर्फ है आपका वो है पे। पे भी बे की तरह ही होता है, लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। से में ऊपर की ओर 3 नुक्ते होते हैं और पे में नीचे की ओर होते हैं और ये हिंदी का अक्षर पे की आवाज़ देता है। जैसे कि इसकी 3 मिसालें दी गई हैं, पा में पड़ी पे, पम में आड़ी पे और पो में खड़ी पे। तो इस तरह से ये भी 3 तरह से लिखी जाती है। अगला हर्फ है जीम। जीम जो है हिंदी के अक्षर ए की आवाज़ देता है और इसके पेट में एक नुक्ता होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, जय की आवाज़ ये निकालता है। और इसकी मैंने 3 मिसालें दी हैं। जब ये शुरू में आता है हर्फ से मिलकर तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसका शोशा, इसके नीचे एक नुक्ता लगा जाता है, और जब ये तन्हा होता है आखिरी में तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है पूरा।
और जब ये आखिरी में किसी हर्फ से मिलकर आता है तो कुछ इस तरह से ये बनाया जाता है। ये लिखा गया है जुमला, दूसरा है आज और तीसरा है बज। बज में जो है बे जो है आड़ी बे इस्तेमाल करी गई हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। ये आड़ी बे का इस्तेमाल इसमें करा गया है। अब अगला जो हर्फ आता है उसे कहते हैं हम चे। चे जीम की तरह ही बनता है, लेकिन इसके पेट में 3 नुक्ते लगा दिए जाते हैं और ये हिंदी अक्षर चे की आवाज़ देता है। ये भी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, चे का शोशा बनाया, इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए, और जब ये आखिरी में तन्हा होता है तो कुछ इस तरह से होता है, और जब आखिरी में ये किसी हर्फ से मिलकर आता है तो कुछ इस तरह से आता है। जैसे कि ये हमारा शुरू में जो लिखा गया है चन लिखा गया है, चन में चे का शोशा बनाया है, 3 नुक्ते लगा दिए हैं। 5 में ये तन्हा है तो ये इस तरह लिखा गया है, और सच सीन से मिलाकर लिखा गया है तो कुछ इस तरह से लिखा गया है। अगला जो हर्फ है हमारा, इसे हम बोलते हैं बड़ी है, और ये खाली होती है, इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, और ये हिंदी अक्षर है की आवाज़ देता है। इसे भी इसी तरह 3 तरह से लिखा जाता है। यहाँ लिखा गया है हल, यहाँ लिखा गया है ध, यहाँ लिखा गया है जय। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब हे शुरू में किसी हर्फ से मिलता है तो इस तरह बनता है, और आखिरी में तन्हा होता है, अकेला होता है तो इस तरह होता है, और जब आखिरी में किसी हर्फ से मिलकर आता है तो इस तरह से आता है। अब अगला हर्फ है हमारा खे। खे में खे के ऊपर जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा खे, और खे हर्फ हमारा हिंदी भाषा के हर्फ खे की आवाज़ देता है। ये भी 3 तरीके से लिखा जाता है, दे सकते हैं आप। जब ये शुरू में आता है तो इसके ऊपर एक नुक्ता खल, जब ये आखिरी में आता है तन्हा तो इस तरह, और जब ये आखिरी में मिलाकर लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही तरह से लिखे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, इन बातों का नोट कर रहे होंगे। जितने भी जीम वर्ग के हरूफ हैं इस तरह से लिखे जाते हैं। अब आता है आपका अगला हर्फ दाल। दाल जो है कुछ इस तरह से बनता है, और ये हिंदी भाषा के द अक्षर की आवाज़ निकालता है। जैसे कि 3 मिसालों द्वारा ये समझाया गया है कि दाल जब शुरू में आता है तो किस तरह होता है। दम में शुरू में आया है तो इस तरह बनेगा तन्हा, और कदम में ये बीच में आया है तो देख सकते हैं काफ में दाल किस तरह से मिलाया गया है। इस तरह से ये लिखा जाता है मिलाकर जब बीच में आता है। और ये आखिरी में मिलाकर मैंने लिखा गया है, मद लिखा है मैंने आखिरी में। इसकी एक मिसाल दी है, मीम से मिलाकर लिखा गया है, तो देख सकते हैं आप मीम से आखिरी मिलाकर किस तरह से लिखा गया है। अब इसी के वर्ग के कुछ हर्फ आ जाएंगे, वो भी इसी तरह से होंगे, उन्हें भी इसी तरह से लिखा जाता है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें भी। अब देखिए इसी का जो अगला वर्ग का जो हर्फ है डाल, दाल बना के सुपर तोय बना देती है, तो ये हिंदी के अक्षर डे की आवाज़ निकाल देता है। अब आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर 3 मिसालें दी गई हैं, जिसमें डाल शुरू में है, बीच में है और आखिर में है, और ये बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाए जाते हैं जिस तरह से हमने दाल बनाए थे, लेकिन इसमें दाल में दाल के ऊपर तोय बना दी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम ये इसी तरह से बनते हैं, जब शुरू में आते हैं, बीच में आते हैं और आखिरी में किसी हर्फ से मिलकर बनाए जाते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक हर्फ है जिसे है ज़ाल। जब दाल बनाएंगे आप उसके ऊपर नुक्ता लगा देते हैं तो वह ज़ाल बन जाता है, और यह हिंदी के अक्षर ज़ा की आवाज़ देता है। तो देख सकते हैं आप ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है, शुरू में और बीच में जब आता है तो उसी तरह लिखा जाता है, और जब आखिरी में आता है तो सेम उसी तरह ही ये लिखा जाता है। ये जो हैं दाल वर्ग के हर्फ होते हैं, यानी समूह के, दाल समूह के ही हर्फ होते हैं। बस इनमें कहीं पर नुक्ता होता है, कहीं पर तोय बनी होती है।
इतना फ़र्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ के बारे में, जानते हैं कौन सा है। रे। रे हमारा कुछ इस तरह से बनता है और ये हिंदी के अक्षर रे की आवाज़ निकालता है। इसकी मिसालें दी गई हैं। रे जब आपका लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो इस तरह से बनेगा रस में, और जो अगली मिसाल आप देख रहे हो लिखा गया है सर, जब ये मिलाकर लिखा जाएगा आखिरी में तो इस तरह से लिखा जाएगा, और बीच में जब आएगा तो हमेशा तन्हा ही लिखा जाएगा। रे जो है नहीं मिलता है, बीच में भी नहीं मिलता और शुरू में भी नहीं मिलता, जैसा कि आप देख रहे हो, और आखिरी में ये मिल जाता है। इसी तरह से इसी के वर्ग का एक हर्फ है अड़े। रे के आप पे ऊपर आप तोय बना दोगे तो ये बन जाएगा अड़े। ये हिंदी का अक्षर अड़े की आवाज़ निकालता है और ये भी सेम उसी तरह से लिखा जाता है। देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा लिखा गया है, इसमें जब ये मिलाकर लिखा गया है, और आखिर में ये देखो ये तन्हा ही आता है और बीच में हमेशा मिलकर आता है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी से मिलता जुलता इसी वर्ग का एक हर्फ है जे। रे के ऊपर एक नुक्ता बना दिया जाता है तो ये बन जाता है जे, और ये हिंदी के अक्षर जे की आवाज़ देता है। इसकी मिसालें भी दी गई हैं कि नीचे किस तरह से लिखा जाता है। जब ये जे लफ्ज़ के शुरू में आता है तो हमेशा तन्हा लिखा जाता है, और जब ये बीच में आता है तो मिल जाता है हर्फ के साथ में। जैसे कि यहाँ लिखा है ज़बान, लिखा है ज़म्बान, जे मीम ज़म बे अलिफ बा नून साकिन ज़म्बान। अब ये जो अगला जो लिखा गया है ये लिखा गया है जज़म, जे जे मीम जज़म, और ये लिखा गया है शास। तो आप देख सकते हैं जब भी ये आखिरी में आता है तो पूरा ही बनता है। अब इसी से मिलता जुलता है जे। जे इसके ऊपर रे बनाकर 3 नुक्ते लगाते हैं और ये हिंदी के अक्षर जे की आवाज़ देता है, परंतु उर्दू के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जे इसकी आवाज़ कुछ जे की निकलती है, इसका कुछ ख़ास यूज़ नहीं है। अब जो है अगला हर्फ है हमारा सीन। सीन कुछ इस तरह से बनता है और ये हिंदी के अक्षर से की आवाज़ निकालता है। जैसे कि इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं। सब में ये सीन शुरू में आया है तो कुछ इस तरह बनेगा। जो अगला लफ्ज़ मैंने लिखा है इसकी मिसाल के लिए तसब, उसमें ये बीच में आया है तो कुछ इस तरह से ये जोड़ा जाएगा हरफों में, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से ये जोड़ा जाएगा। फिर अगला जो आएगा बस, जब ये आखिरी में आएगा तो कुछ इस तरह से इसे जोड़ते हैं हर्फ के साथ में, और जब ये तना होता है तो कुछ उस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि आस, आस के अंदर ये तना लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी के वर्ग का एक हर्फ है शीन। सीन बनाकर इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाते हैं तो ये हिंदी के अक्षर शे की आवाज़ निकालता है। जैसे कि शब लिखा हुआ है, ये शीन शुरू में जब आता है तो कुछ इस तरह से हर्फ से मिलकर बनता है, और जब ये बीच में आता है तो कुछ इस तरह से बनता है हर्फ से मिलकर। देख सकते हैं आप, ये लिखा है तशब, और ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है गश। जब ये आखिरी में मिलाकर लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से मिलाकर लिखा जाता है, और जब ये आखिरी में तन्हा आता है तो कुछ इस तरह से आता है लाम लिफ ला और शीन साकिन लाश। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। जो अगला हर्फ है आपका वो है स्वाद। ये कुछ इस तरह से बनता है और ये हिंदी भाषा के स की आवाज़ निकालता है। अब ये इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं। जैसे कि सब, जब ये शुरू में आएगा स्वाद तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और जब ये बीच में आता है तसब तो कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है हरफों में।
और जब ये आखिरी में मिलकर लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से मिलाकर इसे लिखा जाता है लस। और जैसे कि यह तनहा लिखा जाता है आखिरी में, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नास, तो इसी तरह से ये लिखा जाता है। अब अगला इसका मिलता जुलता जो लफ्ज़ होता है वह है ज़्वाद। बस स्वाद बना के इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाता है और ये हिंदी के अक्षर ज़ै की आवाज़ देता है। और इसकी मिसालें आप नीचे दे सकते हैं। ये लिखा है ज़ब, जब ये शुरू में आता है तो इस तरह बनता है। ये लिखा है तज़ब, बीच में आएगा इस तरह बनेगा। लज़, जब ये आखिरी में लगा लिखा जाएगा इस तरह बनेगा। जब आखिरी में तना आएगा तो कुछ इस तरह बनेगा। तो ये इसी के मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। अब आता है आपका तो से हमारी हिंदी के अक्षर तय की आवाज़ निकलती है। अब जब इसकी कुछ मिसालें देखिए आप, जब तेज शुरू में आएगा तब इस तरह जोड़ा जाएगा। कतब बीच में आएगा तो कुछ इस तरह से जोड़ा जाएगा। जब आखिरी में मिलकर लिखा जाएगा इस तरह से मिलाकर लिखा जाएगा। और रे के साथ में नहीं मिलता ये आपको ध्यान रखना है। रे जब शुरू में आता है उससे नहीं मिलता। अब इसके मिलता जुलता जो है हर्फ वह है ज़ो। तो बना के इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाता है तो ये हिंदी के अक्षर ज़ की आवाज़ निकालता है। इसके कुछ मिसाल आप नीचे दे सकते हैं, जैसे कि ज़ब से शुरू में आता है तो इस तरह से, बीच में आता है कसद में तो इस तरह से, मज़ लिखा गया है, आखिर में मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरह से, जब तना आता है तो इस तरह से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं हर्फ एन के बारे में। एन हर्फ हमारा कहीं कहीं ए की आवाज़ और कहीं कहीं हिंदी के स्वर ए की आवाज़ देता है। जैसे कि इसकी कुछ मिसाल दी गई हैं। एनक, जब एनक लिखा जाता है तो एन शुरू में आया है तो एन शुरू में कुछ इस तरह से बनता है, इसकी शक्ल इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। एन ये ए नून कॉफ नक, एनक। दूसरी मिसाल जो इसकी दी गई है वो लिखा गया है बाद, तो बी एन दाल। तो देखिए बीच में एन कुछ इस तरह से बनता है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आती है। अब जब ये आखिरी में लिखा था है, ये लिखा गया है मजमा, तो मीम जीम मीम एन, आखिरी में कुछ इस तरह से बनता है। तो इसके भी एन के आपके 3 रूप होते हैं, ये आपको समझना होगा। शुरू में अलग होता है, बीच में अलग होता है और आखिरी में जब मिलता है हर्फ से तब अलग होता है। इसकी मिसालें आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इसी वर्ग का एक हर्फ है गैन। एन के ऊपर जब नुक्ता लगा दिया जाता है तो गैन बन जाता है और ये हिंदी का अक्षर गै की आवाज़ निकालता है। देखिए जब गैन शुरू में आता है तो कुछ इस तरह से इसकी शक्ल होती है। ये गौ से ये अगला जो लिखा गया है ये बगैर लिखा गया है, इसमें ये बीच में आया है तो देखिए कुछ इस तरह से की शक्ल है। और ये आखिरी में आया है मग, तो कुछ इस तरह से शक्ल है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसकी मिसालें दी हैं कि शुरू में आता है तो इस तरह से बनता है, बीच में आता है इस तरह से बनता है और आखिर में इस तरह से बनता है। अगला हमारा फे जो है ऊपर से एक गोल होता है, बिल्कुल बे की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और ये हिंदी के अक्षर फ़े की आवाज़ निकालता है। जैसे कि फ़नकार लिखना है तो फ़नकार में जब शुरू में फ़े आता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगला जो मिसाल दी गई है इसकी, ये लिखा गया है माफिया, तो माफिया में जब बीच में आया तो इस तरह से बनेगा और जब आखिरी में जोड़कर लिखा जाता है तो कुछ इस तरह लिखा जाता है। ये लिखा गया है नजफ़। अब ये आखिरी में है तारुफ, जब तन्हा लिखा जाता है तो कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो इसकी कई मिसालें हैं, ये 4 तरह से लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपके याद रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हर्फ के लिए। तो अगला हर्फ है जो हमारा, उसका नाम है कॉफ। कॉफ हमेशा जो बनता है वो ऊपर सिरे से गोल होता है और फिर उसके बाद 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। ये हिंदी के अक्षर कॉफ की आवाज़ निकालता है। जब कॉफ से शुरू में आता है, जैसे कि कहर लिखा गया है तो कुछ इस तरह से बनता है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। और फिर इसके बाद जो एक मिसाल दी गई है मकसद, जब ये बीच में आता है तो इस तरह से बनता है और जब ये आखिरी में जोड़ा जाता है
किसी हर्फ से, तो इस तरह से, जैसे कि रौनक। तो ये 3 मिसालें से आपको समझाया गया है कि ये शुरू में आता है, बीच में आता है और आखिर में आता है, किस किस तरह से बनता है। इसी तरह से हम अब चलते हैं अपने नए हर्फ की तरफ। जो नेक्स्ट हर्फ है हमारा वो है काफ। काफ जो है हिंदी भाषा के अक्षर कै की आवाज़ देता है। इसकी मिसालें कुछ नीचे दी गई हैं कि ये किस किस तरह से बनता है। दे सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, पहली मिसाल है इसकी कनीज़। कनीज़ में काफ शुरू में आया है तो कुछ इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं आप, काफ नून ये कनीज़। अब देखिए काफ अलिफ काम। काफ जब अलिफ से मिलाया जाता है तो गोल बना दिया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा काम में। इसी तरह से काफ जब लाम से मिलकर बनता है तब भी गोली बनता है, काफ लाम कल। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब काफ लाम से मिलाया जाएगा और अलिफ से मिलाया जाएगा तो गोल ही बनाएंगे। अब अगला है तकबीर। इसमें काफ बीच में आया है तो इस तरह बनेगा। अब ये जहाँ, इसमें जो है तनहा रहा है आखिर में तो कुछ इस तरह बनेगा। अब ये कुछ आखिरी में मिलाकर जब लिखा जाएगा टनक तो कुछ इस तरह से इसे मिलाएंगे। तो इसी का मिलता जुलता एक हर्फ है गाफ। इसके ऊपर काव बना के एक मरकज़ लगा देते हैं, इसे बोलते हैं मरकज़। गाफ में होते हैं 2 मरकज़। तो ये हिंदी के अक्षर ग की आवाज़ देता है और इसकी मिसालें दी गई हैं। अगर गुमशुदा इसमें गाफ पहले आया है तो इसमें कुछ इस तरह से बनेगा शुरुआत में। और ये भी काफ़ी तरह ही है, जैसे कि गाफ अलिफ के साथ मिलाएंगे तो गोल बनेगा, जैसे कि काफ गोल बनता है तो ये भी गोली बनेगा अलिफ के साथ। तो ये लिखा हुआ है गाना। इसी तरह से जब गाव लाम से मिलाया जाएगा तो भी ये गोली बनेगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। अगला हर्फ है मग। जब ये हर्फ के आखिरी में मिलकर आता है तो कुछ इस तरह से इसे मिलाकर लिखा जाता है, और जब ये बीच में आता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि लिखा गया है गमगीन। अब अगला हर्फ आपका आता है नून गुन्ना। नून गुन्ना जो है हिंदी का स्वर अंग की आवाज़ देता है और इसकी मिसालें कुछ इस तरह है, देखिए। जैसे कि लिखा गया है जहाँ, तो जहाँ लिखने के लिए जीम हे अलिफ और नून गुन्ना, जहाँ। तो नून गुन्ने से अंग की आवाज़ आ रही है। और जब ये बीच में आता है तो नून के शोशे में नुक्ता लगा दिया जाता है, जैसे कि मांग लिखना है तो मीम अलिफ माँ नून और गाफ, तो ये पढ़ा जाएगा मांग। इसी तरह से जंग लिखना है तो जे नून वाफ जंग पढ़ा जाएगा। तो ये हिंदी के स्वर अंग की आवाज़ देता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हर्फ की ओर और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट हर्फ। तो हमारा नेक्स्ट हर्फ है मीम। मीम कुछ इस तरह से लिखा जाता है और ये हिंदी भाषा के अक्षर मैं की आवाज़ निकालता है। जब मीम शुरू में आता है, जैसे कि मोहब्बत लिखा गया है, इसमें कुछ इस तरह से जोड़ा जाएगा। और जो अगला मिसाल दी गई है इसकी बीच में लिखा गया है अजमेर। तो जब ये मीम बीच में जुड़ता है तो कुछ इस तरह से जुड़ता है, देख सकते हैं आप। और जब ये आखिरी में आता है तो हमेशा पूरा बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरू में और बीच में एक जैसा ही बनता है मीम का शोशा, और जब आखिरी में आता है तो ये पूरा मीम बनता है, जैसे कि नजम लिखा गया है आपको समझाने के लिए। अगला हुरूफ है आपका नून। नून हिंदी भाषा के न की आवाज़ निकालता है, जैसे कि इसकी मिसाल दी गई है नग। नग में नून
पढ़ा है, पड़ी नून का इस्तेमाल किया गया है। अगला है नज़म, नज़म में खड़ी नून का इस्तेमाल किया गया है। अगला है नुमैश, तो नुमैश में आड़ी नून या तिरछी नून का इस्तेमाल किया गया है। और अगला है नेक्स्ट शान, तो इसमें पूरी नून को बना दिया गया है। तो इस तरह से नून के 4 रूप होते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नून के 4 रूप होते हैं, पड़ी नून, खड़ी नून, आड़ी नून और पूरी नून। जब आप उर्दू पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इसी तरह से आप लिखेंगे। अब आता है आपका छोटी है। छोटी है जो है हिंदी के स्वर जो आह होता है उसकी आवाज़ देता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी मिसाल दी गई है। जब हे शुरू में आती है तो कुछ इस तरह से लिखी गई है। ये हमारा लिखा है मैंने, हमारा में हे शुरू में कुछ इस तरह से बनाई गई है, देख सकते हैं आप। अब अगला जो इसका मिसाल है वो है निहायत। इसमें आपकी हे जो है बीच में आई है, तो देखिए बीच में इसे किस तरह से जोड़ा गया है हर्फ से। अब यहाँ पर ये हमरा देख सकते हैं आप, शुरू में आई है और आखिरी में आई है। तो आखिरी में जब आती है तो ये पूरी बनती है, देख लीजिए आप। अब इसकी एक मिसाल दी गई है यह, यहाँ पर ये झुकी हुई बनी है। पहले ये का शोशा है, फिर छोटा सा ये हे का शोशा है झुका हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। और जब ये बीच में आती है हे आपकी, जैसे कि अगला नेक्स्ट हर्फ है आपका, देख लीजिए आप कुछ इस तरह से। तो हे भी हमारी 3 तरह से लिखी जाती है। अब अगला जो हर्फ आता है वह दो चश्मी है। उर्दू में हरूफ ताजी का दो चश्मी है। हरफ हिंदी मारवाड़ा के अक्षर है की आवाज़ देता है। इस हरफ की मदद से मखलूत हरूफ बनाए जाते हैं। जब 2 हरफों से मिलकर एक नई धुन या आवाज़ देने वाला हर्फ बनता है उसे मखलूत हरफ कहते हैं। आप समझ सकते हैं। जैसे कि हिंदी के कोई यह अक्षर है, उसके लिए हम उर्दू में कौन सा अक्षर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, पढ़िए, 2 नुक्ते लगा दिए जाएंगे। ये आड़ी है, तिरछी है, 2 नुक्ते हैं, ये खड़ी है। तो जैसे हमें लिखना है या, तो या के अंदर पड़ी ये बनाई गई है। यम लिखना है तो इसमें आड़ी ये बनाई गई है। यो लिखना है तो इसमें खड़ी ये बनाई गई हैं। तो खड़ी ये के 3 रूप होते हैं, सॉरी ये के 3 रूप होते हैं, पड़ी पे, आड़ी पे और खड़ी ये। अब अगला जो है हमारा वो है हमज़ा। हमज़ा जो है हमने पीछे ही पढ़ा है, बताने की ज़रूरत नहीं है अब हमज़ा के बारे में। यह जो है हिंदी के अक्षर ए की आवाज़ देता है। जैसे कि हमें लिखना है दाएं, तो दे, दाल, अलिफ, हमज़ा, बढ़िए, दाएं। ये हमेशा मसवतों के ऊपर ही आता है। जैसे कि बड़ी ए के ऊपर आया है, यहाँ पर ये छोटी ई के ऊपर आया है, छोटी ये के ऊपर, और यहाँ पर आओ में ये वाव के ऊपर आया है। तो हमज़ा का काम सिर्फ मसवतों के ऊपर ही आना है, उनकी आवाज़ों में बदलाव लाने के लिए, जैसा कि हमने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हमज़ा और अलिफ हिंदी भाषा के स्वर ए की आवाज़ देते हैं दोनों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमज़ा है, ये किस तरह बनाया गया है वाव के ऊपर। इसके भी 2 रूप होते हैं हमज़ा के बनाने के भी, आप देख रहे होंगे। अब आपकी आती है छोटी ये। छोटी ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी हिंदी के बड़ी की मात्रा की आवाज़ निकालती है। तो ये इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे जी, ये मिला के लिखेंगे इस तरह से, जैसे चील लिखना है,
तो ये बीच में आ रही है, तो बीच में ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है। इसका शोषण बना के इसके नीचे 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। जैसे कि एक मिसाल इसकी और है मिलती जुलती अकील, इसमें भी ये बीच में आ रही है, तो इसका ये का शोषण बनाएंगे और 2 नुक्ते लगा देंगे। और अगला है मिसाल इसकी सी, इसमें खड़ी से है और छोटी है से ये सी। फिर जो है अगली मिसाल है इसकी भाई, तो इसमें हमज़ा लगा दिए गए हैं। हमज़ा बे दुश्मी है अलिफ भा और हमज़ा छोटी है ई, तो भाई। तो इस तरह से ये लिखी जाती है। अब अगली जो हर्फ है आपका बड़ी है, ये मसव्वत है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये एक ही आवाज़ देता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक जुमला लिखा गया है, इसमें मीम ये में यहाँ पे मीम ये और नून गुन्ना, मीम ये से मे की आवाज़ निकलती है और नून गुन्ने से मे की आवाज़ आती है, ठीक है। और इसके आगे ही एक लफ्ज़ लिखा गया है फसलें, इसमें जब ये आखिरी में आता है तो ये पूरा बनता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। हरूफ मखलूत हर्फ कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि ये हिंदी का अक्षर लिखा हुआ है भय, तो उर्दू में हमें भय किस तरह लिखेंगे। हम हरफ बै को लेंगे और इसमें 2 चश्मी हे को जोड़ देंगे। हम जो है इसमें भय बनाने के लिए आड़ी बे का इस्तेमाल करेंगे, और आड़ी बे में 2 चश्मी हे को जब जोड़ा जाता है तो आवाज़ निकलती है भय की। इसी तरह से थ लिखना है हिंदी का अक्षर, तो इसके लिए आपको ते हरूफ में 2 चश्मी हे जोड़ देनी है। इसी तरह से आड़ी ते लिखेंगे, इसमें 2 चश्मी हे जोड़ देंगे तो आवाज़ निकलेगी आपकी थ की। इसी तरह से अगला हर्फ आता है ठ। ठ आवाज़ के लिए आप ट हर्फ लेंगे और इसमें 2 चश्मी हे जोड़ देंगे, आड़ी टेढ़ बनाएंगे और इसमें 2 चश्मी हे जोड़ेंगे तो आवाज़ निकलेगी ठ की। अगला हर्फ है आपका फ। तो फ बनाने के लिए आपको उर्दू का पे हर्फ लेना है और उसमें 2 चश्मी हे को जोड़ देना है। तो हम आड़ी पे बनाएंगे, फिर इसमें 2 चश्मी हे जोड़ देंगे तो ये पड़ा जाएगा फ। इसी तरह से जो हमारा अगला मखलूत हरूफ है वो है झ। हिंदी का अक्षर झ बनाना है तो किस तरह से देगा आवाज़ ये, जीम में जब 2 चश्मी हे जोड़ जाएगी तो झ की आवाज़ आएगी। तो आप जीम के शोशे में 2 चश्मी हे को जोड़ेंगे तो जो आवाज़ निकलेगी इससे वो निकलेगी झ की। तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अगला अक्षर आपका है छ। तो छ कैसे बनेगा, चे प्लस 2 चश्मी हे को जब आपस में मिलाकर लिखा जाएगा तो चे का शोशा फिर 2 चश्मी हे इसमें मिला दी गई है तो आवाज़ निकलेगी छ। इसी तरह से जो अगला अक्षर है वो है ध। तो ध के लिए हम क्या करेंगे, दाल में 2 चश्मी हे को जब मिलाएंगे और इसे मिलाकर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। दाल हम मिलाई नहीं जाती, ये हमेशा अलग लिखी जाती है, तो ये पड़ जाएगा ध। दाल 2 चश्मी है ध। इसी तरह से लिखना है ढ। तो ढ के लिए क्या करेंगे, हम डाल हर्फ लेंगे और इसमें 2 चश्मी है इसके आगे लिख देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसे भी मिलाकर लिखा नहीं जाता, ये हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं। तो डाल 2 चश्मी है ढ, इस तरह से ये पढ़ा जाएगा, डाल 2 चश्मी है ढ। अगला हर्फ देखते हैं, हमारा है अड़। तो अड़ की आवाज़ लेने के लिए तो इसके लिए हम अड़े लेंगे और इसके आगे 2 चश्मी है लगा देंगे, और जब इसे पढ़ेंगे अड़े 2 चश्मी है तो आवाज़ निकलेगी हड़ा। ठीक है। इसी तरह से ख अक्षर लिखने के लिए हम काफ हरूफ लेंगे और इसमें 2 चश्मी है जोड़ देंगे। काफ
दो चश्मे है ख, इस तरह से इसे मिलाकर लिखा जाता है दो चश्मे के साथ। अब अगला अक्षर है घ। घ के लिए क्या करना है आपको, गाफ में दो चश्मे है जोड़ देनी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर जुड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। जब हम इसे पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे, गाफ दो चश्मे है घ। इसी तरह से अगला है आपका त्र। तो त्र के लिए आपको क्या करना है, हरूफ ते लेना है और इसमें रे को जोड़ देना है, तो ते रे त्र। तो कुछ इस तरह से त्र की आवाज़ हम निकालते हैं ते हर्फ में रे को जोड़कर, आवाज़ त्र की निकल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब अगला जो है हिंदी का अक्षर ग। तो ग की आवाज़ लेने के लिए क्या करेंगे, हम गाफ में छोटी ए को जोड़ देंगे। अब जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है ज्ञा, तो गाफ ये ज्ञा, तो इस तरह से हम ये की आवाज़ निकालते हैं। ये अलिफ मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको अलिफ नहीं लगाना है। ज्ञा, गाफ ये ज्ञ, ज्ञा, गाफ ये ज्ञा, इस तरह से ये आपका हिंदी का अक्षर बन जाता है। अब जो है हिंदी का अक्षर एक है कक्षा वाला शय जो होता है कश, इससे कश की आवाज़ निकलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, काफ में दो चश्मे है को जोड़ दिया जाता है, तो हो जाता है कश। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफिज़।